नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम प्लेटो और अरिस्टोटले बोले, इंग्लिश में बोले तो अरिस्टोटले और हिंदी में बोले तो अरस्तु। तो प्लेटो और अरस्तु की जो है तुलनात्मक जो है उन दोनों की जो विचारधारा है उन दोनों का हम तुलना करेंगे, यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण को देखेंगे। उनके विचारों में क्या समानता है और क्या असमानता है इनको देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है बीए में जो है बीए के फाइनल ईयर की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है। आप अपने गाइड में देख सकते हैं बिल्कुल कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट साल के 2-3 साल पीछे के भी क्वेश्चन आप देखेंगे, उसमें भी लगातार पूछे जाने वाले में क्वेश्चन में से एक है कि प्लेटो और अरस्तु में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। अगर हम समानता असमानता को पढ़ लिए तो हम ये भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि अरस्तु के द्वारा अपने गुरु प्लेटो के आलोचनात्मक विश्लेषण करें, मतलब अरस्तु के द्वारा अगर प्लेटो की आलोचना जो की गई है तो किन किन बातों पे जो है उनकी आलोचना की गई है। ये सारे पॉइंट जो हैं हमें आज देखने हैं, आज के सेशन में देखने हैं। तो प्लेटो और अरस्तु जो थे ये दोनों ही एक विचारधारा को देने वाले व्यक्ति थे। दोनों क्या थे, एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, राजनीतिक विचारधारा को दिया था। जिसमें से प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो की जो विचारधारा थी वो काल्पनिक थी। वहीं अरस्तु की जो बात करें तो अरस्तु ने जो अपनी विचारधारा दी थी वो कहीं हद तक व्यवहारिक थी। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु में समानताएं और असमानताएं के बारे में। कहता है कि अरस्तु प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य था। आप सब जानते हैं कि अरस्तु क्या था, प्लेटो का शिष्य था। और प्लेटो खुद किनका शिष्य था, तो सुकरात का शिष्य था। तो अरस्तु प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य था। उसके विचारों पर उनके गुरु प्लेटो के विचार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये तो कॉमन सी बात है कि कोई भी शिक्षक का जो है प्रभाव अपने शिष्य पे तो पड़ेगा ही। कहता है अरस्तु 20 वर्ष तक प्लेटो का शिष्य रहा और प्लेटो अपने शिष्य को अकादमी का मस्तिष्क, यानी कि जो अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। इसी कारण मतलब देखिए अब जो क्या था कि प्लेटो जो था वो अपने शिष्य को यानी कि अरस्तु को क्या कहता था, अकादमी का मस्तिष्क कहता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, अकादमी का मस्तिष्क। ठीक है, अब कहता है कि इसी कारण क्या हुआ कि ईमी फॉरेस्टर जो है वो अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। उनका क्या कहना था, जो ईएम फोस्टर नाम के विद्वान थे, इनका क्या कहना था कि अरस्तु जो है सभी प्लेटोवादियों में महान है। मतलब प्लेटो के द्वारा दिए गए या प्लेटो की अगर वादियों की बात करें तो प्लेटो के सारे शिष्यों में कौन महान था, अरस्तु सबसे महान था। अब कहता है दोनों विद्वानों के विचार में अनेक बिंदुओं पर समानता तथा कई मतों के गंभीर अंतर व भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि मतलब कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें इन दोनों की बात जो है समान है। किन दोनों की, तो प्लेटो और अरस्तु की बातें जो है समान है। वहीं अगर हम कई और भी बिंदुओं को देखें तो उसमें कई सारी बातें दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य होने के बावजूद भी उनके कई सारे नीतियों का जो है आलोचना करता है, उनके अगेंस्ट जो है अपनी बातों को रखता है। तो इन तमाम जानकारियों को हम लोग आगे इकट्ठा करते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है कि समानताएं, पहले हम फटाफट देखते हैं कि दोनों की बातों में समानताएं क्या है, फिर हम असमानताएं देखेंगे, फिर उस पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। कहता है दोनों विचारक यूनान के राजनीतिक जीवन की अस्थिरता व अव्यवस्था को आशंका की दृष्टि से देखते थे, और आशंका की दृष्टि से देखते थे। आई मीन टू टेल यू दैट कि जो उस वक्त की सिचुएशन थी, कहाँ की, यूनान की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही अशांत थी, अव्यवस्थित थी। मतलब कुछ भी वहाँ सुचारू और ढंग से नहीं चल रहा था। तो इसी से प्रभावित होकर दोनों जो राजनीतिक विचारक थे, इन्होंने एक ऐसी समाज की कल्पना की, ऐसी समाज बनाने की कोशिश की जहाँ क्या हो, स्थिरता हो, जहाँ अशांति ना हो, जहाँ शांति हो, जहाँ का वातावरण सुचारू रूप से चल रहा हो। तो इसी दृष्टिकोण को जनरेट करने के लिए दोनों ही व्यक्ति ने क्या करी, अपनी अपने विचारधारा को रखी। और इसके लिए दोनों की मान्यता थी कि छोटे नगरों राज्यों में ही सर्वोत्तम जीवन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी राज्य को व्यवस्था के अनुकूल चलाएं या किसी राज्य को व्यवस्था में लाना चाहें तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि छोटे नगरों और राज्यों में, मतलब छोटे नगरों का निर्माण। अगर छोटा नगर होगा, नगर राज्य होंगे तो क्या होगा, सर्वोत्तम यानी कि एक अच्छा जीवन जो है सुचारू रूप से देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही नगर राज्यों को स्वावलंबी और स्थिर बनाने के पक्ष में थे। दोनों का यही मानना था कि नगर क्या हो, सुदृढ़ तरीके से चलने वाला हो और स्थिर हो। इसमें जो है दोनों आदमी बराबर जो है अपनी बातों को प्रकट करते, मतलब दोनों का समान कहना था इस बात में कि क्या होना चाहिए कि स्थिर होना चाहिए, नगर राज्य होना चाहिए। और वहाँ का विकास तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होगी, समान होगी, स्थिर होगी। अब कहता है
शिक्षा को दोनों ही विचारक सर्वाधिक महत्व देते थे। शिक्षा की बात करें तो दोनों ही विचारक ने क्या कहा है, शिक्षा की अपनी अपनी प्रणाली कही है। और वहीं अगर हम और भी देखते हैं आगे, कहता है कि राज नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या होना चाहिए, कि दोनों विचारक ने कहा कि जो शिक्षा है वो किसी प्राइवेटाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो शिक्षा को डील नहीं करेगी, बल्कि शिक्षा का जो भी काम होगा, एजुकेशन जो भी काम होगा, इसको कौन देखेगा, तो इसको देखने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होगी, यानी कि सरकार की दायित्व होगी कि शिक्षा प्रणाली किसी भी जो है प्राइवेट संस्था में नहीं जानी चाहिए। दोनों ही विचारक शासन में कानून की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। मतलब दोनों ही, अगर हम विचारक की एक भावना को देखें शासन, तो शासन वाला जो पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कानून की महत्ता का जो है प्रतिपादन करते हैं। मतलब कानून की महत्व दोनों ही विचारधारा में, दोनों व्यक्ति के विचारधारा में देखने को मिलता है। अरस्तु पॉलिटिक्स में कानून को उच्च स्थान देता है। देखिए पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की लिखी हुई किताब है, उसमें क्या कहता है कि अरस्तु जो अपने पॉलिटिक्स किताब में क्या कहता है कि कानून व्यवस्था को क्या कहता है, सबसे उच्च वीरता देती है। वहीं आप प्लेटो की देखिएगा तो लाज में, व्यवहारिकता में कानून के शासन को प्रतिष्ठित करता है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो आपने उसमें भी सुना होगा कि उसकी भी जो न्याय व्यवस्था थी वो सबसे जो है परिपक्ष थी, सबसे बेहतर थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा समय और सबसे बेहतरीन तरीके से न्याय को ही डिफाइन किया था। और अब देखिए दोनों ने ही शासन में न्याय को महत्वपूर्ण माना। देखिए अगला पॉइंट भी वही आ गया कि दोनों ने ही क्या किया, न्याय को सबसे महत्वपूर्ण माना, क्योंकि न्यायपूर्ण शासन व्यक्तियों के हित तथा कल्याण में सहायता देती है। सिंपल सा बात है कि अगर आपके साथ न्याय होगा जिस राज्य में, उस राज्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना जीवन भी लगाने को तैयार होते हैं। अब कहता है दोनों ही विचारक नागरिकता को सीमित करते हैं। क्या कहता है कि दोनों ही विचारक की अगर हम बात करें तो नागरिकता को क्या करते हैं, सीमित करने के पक्ष में, तथा दोनों का मानना है कि शासन कार्य में सभी निपुण नहीं होते। मतलब क्या कहता है, नागरिकता का अर्थ यहाँ पे उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति शासन में क्या करता है, पक्ष होता है, शासन में शामिल होता है, उनके कहने का मतलब उनको शामिल करना ही यहाँ पे किसको शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि शासन कार्य में क्या होना चाहिए, मतलब निपुण जो होता है उन्हीं को वहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। नागरिकता इन द सेंस आज की नागरिकता नहीं, जो देश में रह रहा है वो नागरिक नहीं। यहाँ पे नागरिकता का अर्थ है कि जो शासन व्यवस्था में, जो शासन को डील कर रहा है, जो शासन को चला रहा है, दैट्स कॉल्ड हेयर व्हाट, नागरिकता। मतलब यहाँ के लोगों का सिटीजनशिप जो हम बोलेंगे ना, तो वहाँ जो अगर हम इस दोनों की विचारधारा को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये नागरिकता उसको बोलते हैं, नागरिक उसको बोलते हैं जो क्या है, शासन प्रणाली में है। तो इनके कहने का यहाँ मतलब ये है कि मतलब सभी जो है, जितना भी व्यक्ति से, आज हमारे यहाँ क्या है, कोई भी उठता है इलेक्शन लड़ने पहुँच जाता है, थोड़ी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, इलेक्शन में जीत लिया तो हो गया, CM PM तक पहुँच जाता है आराम से। तो वही बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जो है इन दोनों की विचारधारा में आप दिखने को मिलती है। कहता है कुछ अंतरों के बावजूद दोनों विचारक एक मिश्रित संविधान में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं दोनों, मतलब कुछ बातों को अगर छोड़ दें, कुछ पॉइंट्स को अगर छोड़ दें, तो दोनों किसमें विश्वास करते हैं, मिश्रित संविधान में विश्वास करते हैं। वही कहता है दोनों ही विचारक राज्य को एक नैतिक और आध्यात्मिक संस्था मानते हैं। दोनों क्या करते हैं, राज्य को क्या मानते हैं, नैतिक और आध्यात्मिक संस्था मानते हैं। हालांकि राज्य में कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसमें दोनों जो है असमान है, मतलब दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा असमानता है। राज्य की परिकल्पना इन प्लेटो और अरस्तु की बहुत अलग है, लेकिन अगर राज्य के एक बिंदु को देखें क्या चीज़, तो नैतिक और आध्यात्मिक दोनों ही मानते हैं इसको। दोनों ही राज्य को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक संस्था मानते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण का मतलब हो गया कि व्यक्ति के सभी अंगों का विकास, ठीक है, के लिए आवश्यक संस्था मानते हैं। सभी अंग मतलब एजुकेशन की बात हो गई, चाहे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, या कोई विकास बिरादरी का हो गया, मतलब एवरीथिंग, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का विकास सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो उसके लिए आवश्यक संस्था किसको मानते हैं, तो राज्य को मानते हैं। दोनों के विचार में नैतिकता से प्रभावित है। दोनों क्या है, नैतिकता से जो है प्रभावित है। तो होप आप समझेंगे कि राज्य की कल्पना की अगर हम बात करें तो राज्य की कल्पना में दोनों में समानता बिंदु क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और व्यक्ति क्या करे, समान रूप से, पूरा समाज जो है समान रूप से क्या करे, प्रगति करे। वही कहता है कि दोनों की प्रजातंत्र को निष्कृष्ट शासन मानते हैं। प्रजातंत्र को क्या मानते हैं, राजा प्रजा वाली जो सिस्टम होती है उसको निकृष्ट शासन मानते हैं, ठीक है, निकृष्ट शासन मानकर उसका विरोध करते हैं। तो पूर्णतः क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि राजा वाला शासन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा पूर्ण समानता में विश्वास करते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण समानता में वो लोग दोनों ही व्यक्ति विश्वास करते हैं। अब कहता है कि असमानता पद्धति विचार दृष्टिकोण के आधार पर। अब देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो दोनों के विचार में क्या क्रिएट करते हैं, असमानताएं क्रिएट करते हैं। कहता है प्लेटो और अरस्तु दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अभी तक हम लोग ने सिमिलैरिटीज को देखा, अब डिसिमिलैरिटीज को देखें।
रखेंगे ताकि क्या हो, हमारा टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो। कहता है प्लेटो और अरस्तु दोनों क्या है, भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेटो जहां आदर्शवादी, कल्पनावादी तथा हवाई योजना बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कल्पनावादी और हवाई योजना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेटो ने जो अपनी विचारधारा दी उसमें उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारी जो विचारधारा है इसके हिसाब से जो राज्य का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, तो स्वर्ग में ही हो सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरह से संकेत करता है कि स्वर्ग में हुए जाने वाली बात क्या होती है, काल्पनिक ही तो होती है। हम स्वर्ग तो कल्पना मात्र मानते हैं ना, कि कहीं पे स्वर्ग भी है, कहीं पे नर्क भी है। तो और हवाई योजना मतलब क्या कि उनकी योजना इतनी ज़्यादा हवा वाली बात हो गई थी कि उसको फॉलो करना, उनकी योजनाओं को बनाना काफ़ी मुश्किल वाली बात थी। अगर वहीं अरस्तु की बात करें तो ये क्या थी, यथार्थवादी, व्यवहारवादी तथा वास्तविकताओं से मुक्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी बातों में व्यवहारिकता दिखती है, कि इनका कानून, इनका विचार अगर हम अपने समाज में, सोसाइटी में अडॉप्ट करते हैं या इसको लागू करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आता है। अब कहता है अरस्तु कल्पना पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर अपने राजशास्त्र का नियम निर्माण करता है। कहता है कि अरस्तु जो व्यक्ति है वो वास्तविकता पर, मतलब उनकी बातों में वास्तविकता बहुत ज़्यादा है जो हमारे आम जीवन से जो है मैच करती है। अब कहता है प्लेटो की दृष्टि निगमात्मक है, मतलब क्या कहता है, अगर इंग्लिश में बोलें तो डिडक्टिव है। ठीक है, प्लेटो की पद्धति जो है क्या है, निगमात्मक है। और वहीं अरस्तु की बात करें तो इनका क्या है, आगमनात्मक है तथा उद्गमनात्मक है, यानी कि इंडक्टिव है। एक की बात करें, प्लेटो की बात करें तो डिडक्टिव है और इसकी बात करें तो इंडक्टिव है। प्लेटो जहां सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है, वहीं पर अरस्तु विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। मतलब देखिए प्लेटो क्या कर रहा है कि मतलब सामान्य से विशेष नियमों की कल्पना करता है। मतलब सामान्य बात सामान्य है लेकिन कल्पना क्या है, उसकी विशेष है। मतलब बहुत ही उसे ऐसी कल्पना करता है जिसको व्यवहारिक जीवन में लाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अरस्तु जो है विशेष घटनाओं और परिस्थितियों के आधार पर समान नियम बनाता है, मतलब विशेष चीज़ों को करने के लिए उसी तरह की जो है वो पद्धति को अपनाता है। मतलब एकदम सिंपल शब्दों में कहेंगे कि अगर आप एक बॉटल पानी लाएंगे तो उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, 1-2 लीटर के बॉटल से आप एक्सपेक्टेशन ये करेंगे आपको 2 से 3 दिन चलेगा। लेकिन एक बॉटल पानी से आप एक्सपेक्टेशन करिए कि हमको महीने भर इस पानी से काम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझिए, आप उतना दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो एक बॉटल पानी से महीने चलाने की बात करता था, लेकिन अरस्तु की बात करें तो वो क्या कहता था कि भाई 10 लीटर का ले आएंगे और 10 ही दिन चलाएंगे। तो इस तरह की विचारधारा में दोनों का डिफरेंस था। आप होप इस बात को समझे होंगे। इसका कारण उसके विचार अधिक अस्पष्ट, व्यवहारिक और क्रमबद्ध थे। किसके विचार, यहाँ अरस्तु के विचार क्या थे, स्पष्ट थे, व्यवहारिक थे और क्रमबद्ध तरीके से थे। होप आप इतनी बात को समझे होंगे। अब आगे देखते हैं, कहता है प्लेटो माफी चाहते हैं। क्या कहता है, प्लेटो जो है दार्शनिक राजा का शासन सर्वश्रेष्ठ है। क्या कहता है, प्लेटो जो है उसमें, प्लेटो की विचारधारा में क्या है कि दार्शनिक राजा का शासन जो है सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लेटो अगर किसी को देता है तो दार्शनिक राजा को देता है, जबकि अरस्तु यह आवश्यक व परिस्थिति पर निर्भर करता है, आवश्यकता और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अरस्तु कहता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस परिस्थिति पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, अब मान लिए कि अगर शासक वर्ग का जरूरत है तभी तो दार्शनिक राजा सबसे प्रमुख है, लेकिन अगर देश में लड़ने की बात आ गई, दूसरे देश से झगड़ा हो गया, अगर देश को सुरक्षा की बात आ गई, तो क्या शासक वर्ग जाएंगे लड़ने के लिए? हमारे कितने एमएलए और एमपी बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं, सेना जाती है, तो वहां पे किसका ज्यादा वो हो जाएगा, सैनिक वर्ग का हो जाएगा। तो प्लेटो की विचारधारा में सबसे इंपॉर्टेंट दार्शनिक राजा होता है, लेकिन अरस्तु के विचारधारा में समय, सिचुएशन, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सी नाम के व्यक्ति ने कहता है कि प्लेटो क्या है, एक सुपरमैन की खोज करता है। सही बात है भाई। सुपरमैन कहने का तात्पर्य क्या है, आप देखे होंगे कि जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं ना, शक्तिमान, सुपरमैन, ये लोग क्या करता है कि तमाम समस्याओं को एक अकेला व्यक्ति सॉल्व कर देता है। तो वही कह रहा है कि प्लेटो एक सुपरमैन को खोज रहा है कि जो तमाम, मतलब देश को बचाना हो तो भी आ जाएगा। अब भाई उसके पास इतना नॉलेज थोड़ी हो जाएगा कि देश को बचाने के लिए सैनिक के भांति गोली चलाने लग जाएगा, तोप चलाने लग जाएगा, अकेले देश को जिता देगा, या अकेले देश की सारी संस्था को, सारी संगठन पे काम करने लगेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जबकि अरस्तु क्या कहता है कि सुपर साइंस की खोज करता है। सुपर साइंस की खोज करने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर हमारे पास साइंस होगा, टेक्नोलॉजी होगा, हमारे पास व्यक्ति होंगे, तो साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस हैव अ कैपेसिटी टू डू एनीथिंग लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज वेल, एंड उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ड्रोन डेवलप कर लेगा, वो अपनी ये
कहते हैं ना उसको, रोबोट डेवलप कर लेगा, रोबोट की मदद से ही सैनिक बना लेगा, मतलब कई सारी चीजें जो हैं वो साइंस पे ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो अरस्तु की विचारधारा क्या कहती है, मैक्सी के अकॉर्डिंग, मैक्सी क्या कहता है कि प्लेटो सुपरमैन की खोज कर रहा है, और जो अगर हम अरस्तु की बात करें तो वो सुपर साइंस की खोज कर रहा है, जो राज्य को क्या करता है, अच्छा बना सके। इतनी कॉमन बातें तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैक्सी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब अगली पॉइंट को देखते हैं, कहता है कि प्लेटो दार्शनिक राजा को निरंकुश बना देता है। निरंकुश मतलब उस पर किसी भी तरह की बाधा नहीं लगती है। प्लेटो जो विचारधारा से जो दार्शनिक राजा है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, उसको उस पर किसी भी नियम कानून लागू नहीं होते, उससे ऊपर कोई भी नहीं था। जबकि अरस्तु सर्वत्र कानून की श्रेष्ठता या शासन का समर्थक है। क्या कहते हैं, कानून की श्रेष्ठता या शासन का समर्थक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से आजादी नहीं देना चाहिए। अगर आज आप अगर आप खुद की भारत की सिचुएशन को देखेंगे तो यहां अगर हम अपने मंत्रियों को, अपने चीफ मिनिस्टर्स को, राज्यपाल को अगर खुली छूट दें तो इतना नियम बना देंगे कि नॉर्थ कोरिया भी पीछे छूट जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोभ लालच में क्या करेंगे, पूरे देश को झोंक देंगे। समझ में आ रही है ना आपको बात, क्योंकि उन्हें इतना पता ही नहीं है कि देश के राज्य कहाँ है, देश के टेरिटरीज कहाँ है, उन्हें बिल्कुल भी इन सबसे कोई मतलब नहीं। उन्हें किसी चीज से मतलब है तो अपने पद से मतलब है। अब कहता है कि प्लेटो राज्य की एकता के तर्क के कारण व्यक्ति को राज्य में विलीन कर देता है। अब देखिए, प्लेटो के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है ना तो प्लेटो राज्य को इंपॉर्टेंट मानता है, व्यक्ति को इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं मानता है। लेकिन अरस्तु क्या है, राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है। अगर अरस्तु की बात करें तो क्या करता है, राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है। बात समझ में आई होगी आपको कि वो समुदायों का समुदाय क्या क्यों कहना चाहता है, कि मतलब छोटे छोटे समुदाय से मिलकर क्या बना हुआ है, कि अरस्तु का राज्य बना हुआ है। वहीं प्लेटो राज्य के संरक्षक, शासन तथा सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार की साम्यवादी की व्यवस्था करता है। क्या कहता है कि प्लेटो जो है वो राज्य के संरक्षकों, मतलब संरक्षक मतलब हो गए सैनिक वर्ग, तो प्लेटो राज्य के संरक्षकों, शासन तथा सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। कहने का मतलब है कि प्लेटो अपने जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग को किसी भी तरह का सुख नहीं देना चाहता है, चाहे वो संपत्ति का सुख हो, पारिवारिक सुख हो, ये सब वो जो है प्लेटो नहीं देना चाहता है। वहीं अगर हम बात जो है सैनिक ये अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु क्या है कि ऐसा नहीं मानता। अरस्तु कहता है कि संपत्ति को व्यक्ति के विकास के लिए तथा परिवार को भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक मानता है। जैसे देखिए, आज की जो हमारी जिंदगी है इसमें लोग देखिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास दो चीज़ है, एक उन्हें सक्सेस चाहिए और दूसरे उन्हें संपत्ति चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उठकर मेहनत करने निकल जाता है तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन यही है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को परिवार से और उसकी संपत्ति से वंचित कर दीजिएगा तो ये वेरी श्योर है कि वो व्यक्ति उतना मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो अपना विकास करना नहीं चाहेगा। उसे पता है कि जब उसे जिंदगी में सब बराबर है, वो एक अगर शासक वर्ग है तो भी वही बात है, अगर वो सैनिक वर्ग है तो ही वही बात होगी, अगर उत्पादक वर्ग है तो वही बात होगी, तो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहेगा, उन्हें समान तरह की जिंदगी अगर जीने को मिलेगी तो। लेकिन आज क्या है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, हर आदमी रॉयल बनना चाहता है, हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है और उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग दिमाग लगाना पड़ता है। और हर आदमी क्या चाहता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का खोज करना, एक ऐसा विकास करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। तो यही जो है विचारधारा की अंतर है। अब कहता है प्लेटो जहां राज्य की उन्नति मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण मानता है, वहीं अरस्तु राज्य को परिवार की तरह प्राकृतिक संस्था मानता है। तो देखिए, राज्य को क्या मानता है, ये परिवार की तरह प्राकृतिक संस्था मानता है, और प्लेटो जहां राज्य की उन्नति किसके लिए मानता है, मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण मानता है। ठीक है, तो दोनों की विचारधारा में काफी अंतर है, समानताएं कम है, अंतर ज्यादा है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है। प्लेटो की अगर हम बात करें तो क्या मानता है कि व्यक्ति का ही वृहद रूप क्या है, राज्य है, जबकि अरस्तु इसे परिवार का वृहद रूप मानता है। अरस्तु का कहना है कि छोटे छोटे परिवार मिलकर राज्य बने हैं, और प्लेटो का क्या कहना है, राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप, मतलब राज्य जो है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप देखने को मिलता है। उसके बाद कहता है कि प्लेटो के विचार परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी हैं। प्लेटो क्या है कि विचार के परिवर्तन की दृष्टि से, समझ गए, वो क्या क्रांतिकारी है, जबकि अरस्तु के रूढ़िवादी व परंपरा को मान्यता देती है। ठीक है, अब कहता है कि प्लेटो के विचार अतिवाद से प्रेरित है, जिस कारण वह अतिवाद एक्सट्रीमिस्ट है। वहीं अरस्तु जो है मध्य मार्ग गोल्डन मीन का अनुसरण करता है। अरस्तु क्या करता है, मध्य मार्ग का मतलब होता है गोल्डन मीन का, और ये एक्सट्रीमिस्ट है, अतिवादी को फॉलो करता है प्लेटो तथा अरस्तु की शैली में भी अंतर है। शैली भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप एग्जाम में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस लाइन को लिखेंगे कि दोनों की शैली में क्या अंतर है, कि कल्पनाशील होने के कारण प्लेटो की शैली
शैली जो है काव्यात्मक तथा सरल है, जबकि पर्यवेक्षण आधारित होने के कारण अरस्तु की शैली विश्लेषणात्मक और शुष्क तथा नीरस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब अपने एग्जाम की कॉपी में जरूर लिखिएगा इसको। अब कहता है प्लेटो राजनीति को नीति शास्त्र का अंग मानता है। प्लेटो क्या कहता है कि राजनीति को नीति शास्त्र का अंग मानता है, जबकि राजनीतिक विचारों को नीति शास्त्र से अलग मानता है। और अगर हम किसकी बात करें, राजनीतिक विचारों की बात करें, तो क्या करता है, नीति शास्त्र से उसे अलग मानता है। अरस्तु इस प्रकार राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग मानता है। अरस्तु राजनीति शास्त्र को क्या कहता है, नीति शास्त्र से अलग मानता है, लेकिन प्लेटो क्या करता है, वो राजनीति को नीति शास्त्र का ही अंग मानता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझे होंगे। अब ओवरऑल इतनी बातों को आप पढ़ने के बाद जो है हम लोग पहुंच गए हैं निष्कर्ष पे। तो अब हमें निष्कर्ष में ये देखना है कि ओवरऑल हमें लिखना क्या, अपने विचार से। निष्कर्ष जो होता है हमेशा आप अपने विचार से भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ बता देता हूँ। कहते हैं निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं, प्लेटो तथा अरस्तु का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। दोनों के विचारों में पाए जाने वाला अंतर उनकी मौलिक प्रवृत्ति के अंतर के कारण है। मतलब क्या है, मौलिक प्रवृत्ति जो है इसकी वजह से दोनों के अंतर में कारण है। प्लेटो अपने विचार के कारण आदर्शवादियों, कल्पनावादियों तथा क्रांतिकारियों का पिता है। ठीक है, वहीं अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु क्या है, यथार्थवादियों, व्यवहारवादियों तथा उपयोगितावादियों का पिता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको भी अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। अरस्तु के बारे में क्या कहा जाता है कि यथार्थवादी, व्यवहारवादी तथा उपयोगितावादी का पिता है। अगर हम बात करें प्लेटो का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि मौलिक प्रवृत्तियों में अंतर के कारण, मतलब दोनों में अंतर अगर बात करें तो मौलिक प्रवृत्तियों का अंतर है। तो प्लेटो की विचारधारा की बात करें तो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों तथा क्रांतिकारियों का वो पिता है। और ये किसका है, अरस्तु किसका, यथार्थवादी, व्यवहारवादी तथा उपयोगितावादी का पिता है। तो होप आप इतनी बात को समझे होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो सपोर्ट करें एटलीस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां जो है हम बाकी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आने वाले सारे टॉपिक को मैं कवर कर सकूं, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपके 1 सेकंड के लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मेरा बहुत कुछ चला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।